ऑफ यू। आज से आप डिप्टी सीआर आपकी जिम्मेदारी। थैंक्स फॉर दिस ऑनर बट सॉरी। तो मेरा नाम अशोक शर्मा है और मैं एमएचए में पोस्टेड हूँ। और आज मैं अपने दो साथियों के साथ में कल का जो सेशन था अपना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, उसको थोड़ा ब्रीफ करते हैं। वैसे तो वो 3 घंटे का था, 3 मिनट में पॉसिबल नहीं है, तो कुछ चीज़ें देखते हैं, है ना। शुरुआत करेंगे अपन कुछ टर्म्स से, है ना। कुछ की पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं, वो भी बहुत सारे हैं बट थोड़े बहुत जो मेरी सुविधा के अनुसार मैंने लिए हैं। सेशंस जब सदन की कार्रवाई चलती है, यानी कि हाउस की प्रोसीडिंग जब चलती है तो उसको सेशन बोलते हैं। जिस दिन स्टार्ट होती है, जिस दिन एंड होती है, तो एक सेशन माना जाता है। अभी फिलहाल 3 सेशन होते हैं अपने पार्लियामेंट में, बजट सेशन और मानसून सेशन और विंटर सेशन। उसके आगे है और एक और फैक्ट है कि 2 सेशन के बीच में 180 दिन यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं हो सकता। 181 डे पे सेशन स्टार्ट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट होता है सेशन को एडजर्न करना, जो कि स्पीकर करता है, और वो या तो डेफिनेट टाइम के लिए भी हो सकता है और जिसे कहते हैं अनिश्चित काल के लिए एडजर्नमेंट सिनेड है। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन में क्या फर्क है? प्रोरोगेशन होता है सेशन को खत्म करना, प्रेसिडेंट करता है, और डिसोल्यूशन मतलब लोकसभा खत्म करना, वो भी प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन आर 11 से 12 पार्लियामेंट में होता है और एक दिन में 25 क्वेश्चन लिस्टेड होते हैं, 20 क्वेश्चन अनस्टार्ट और 5 क्वेश्चन स्टार्ट। 0R होता है, कोई भी पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर होता है उसको उठाने के लिए 0R 12 से 1 होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है जब सदन में कुछ कार्रवाई नियमों के विरुद्ध हो रही हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कि किसी भी मेंबर को स्पीकर की परमिशन के बिना बोलना अलाउ नहीं है, बट अगर वो बोलता है तो कोई और मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है। ये बस जस्ट टू सीक अटेंशन ऑफ स्पीकर कि ये गलत कर रहे हैं। उसके आगे है कट मोशंस। किसी भी बिल में बहुत सारी ग्रांट्स की डिमांड होती है, तो अपोजिशन के द्वारा ये 3 मोशन लाए जाते हैं। इनका फर्क कुछ नहीं पड़ता, जस्ट टू शो देयर अपोज कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। इसमें 3 मोशंस होते हैं, पॉलिसी और इकोनॉमी और टोकन कट। पॉलिसी कट में होता है कि हमको पूरी पॉलिसी पसंद नहीं है, इसमें खत्म ही करो, तो चेंज करो। और इकोनॉमिक कट होता है कि जितना उसका बजट है उसको इकोनॉमिक कर दिया जाए, मतलब एक थोड़ा नीतिगत बना दिया जाए उसको, है ना। और टोकन कट होता है 100 रुपये का। 100 रुपये से फर्क नहीं पड़ रहा, बस अगेन कि उनका विरोध है तो वो 100 रुपये कटवाना चाह रहे हैं उसमें। उसके बाद है स्पेशल मेंशंस। स्पेशल मेंशन जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कल, तो ये राज्यसभा में लाया जाता है और इस पर कोई बहस या वोटिंग नहीं होती है। ये जस्ट राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो पढ़ के सुना देते हैं, वो मेंशन कर देते हैं बस। उसके बाद है एक्सपेंशन। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत सारी वर्ड्स या लैंग्वेज ऐसी यूज की जाती है जो बात पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, रिकॉर्डिंग में नहीं होनी चाहिए, तो वो स्पीकर उसके आदेश से वो हट सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, पार्लियामेंट क्वेश्चंस। तुम तो आगे तो बात हो गई, वॉशरूम भी जा सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चंस 3 तरह के होते हैं। पहले ये जान लेते हैं क्वेश्चंस पूछते क्यों हैं और कौन पूछता है। तो पार्लियामेंट में क्या है, कोई भी मेंबर क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी मिनिस्टर से, ठीक है। और पूछते क्यों है? जस्ट टू कि वो सरकार को अकाउंटेबल करने के लिए, एक विधायिका का कंट्रोल रहे एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका पर, इसलिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं, सीधी सी बात है। क्वेश्चंस होते हैं 3 तरह के, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन स्टार्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, अलग कुछ नहीं होता, इनका रिप्लाई भी ओरली किया जाता है। अच्छा, रिप्लाई देखते हैं एक बार, तीनों का रिप्लाई कैसे दिया जाता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होता है उसका रिप्लाई रिटर्न में दिया जाता है ना, पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट, बिल्कुल एक पेज में अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करा जाता है और वो पार्लियामेंट भेज देते हैं और सबकी टेबल पे वो सर्कुलेट हो जाता है। बट स्टार क्वेश्चन जो होता है उसका रिप्लाई मिनिस्टर साहब ओरली देते हैं, खुद प्रेजेंट होकर के वहां पर। और चूंकि ओरली होता है तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकते हैं अदर मेंबर्स से, तो साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करके भेजे जाते हैं, ठीक है। और वही है कि रेलेवेंट होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों लैंग्वेज में होते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो क्वेश्चंस क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। अगर क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया तब भी वो इंग्लिश में रिप्लाई जाएगा उसका, और इंग्लिश में पूछा गया तो हिंदी में जाएगा, दोनों में जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 120 में इसकी लैंग्वेज दी गई है कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन जब का आंसर हो जाए 11 से 12 के बीच में, उसके बाद में मिनिस्ट्री और पर्टिकुलर हाउस की वेबसाइट पे उसको अपलोड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री की होती है, मतलब वहां से करवाना भी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। तो इतना ही मेरा पार्ट था, इसके आगे विशाल भाई कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू मैम।
Good morning, friends. मेरा नाम विशाल है and thank you Ashok ji for that insightful explanation. Now I will take it forward. पहले मैं आपको बताऊंगा एश्योरेंसेस के बारे में. जैसा कि एक टर्म इन्होंने डिफाइन की थी स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस, तो उसके अंदर एक टर्म हम उठाएंगे स्टार्ड क्वेश्चंस. जैसे कि हम जानते हैं कि स्टार्ड क्वेश्चंस का रिप्लाई मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के अंदर ओरली देते हैं. तो ओरली देते हुए अगर वो अपने स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी टर्म का यूज करते हैं जिसमें वो कोई एश्योरेंस, कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उस टर्म को हम एश्योरेंस का नाम दे देते हैं. जनरली इस एश्योरेंस को 3 महीने में कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए. अब मिनिस्टर साहब ने कोई एश्योरेंस दी है तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी कोई होना चाहिए. तो रेस्पेक्टिव हाउस के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए. साथ ही एक सॉफ्टवेयर भी आज अवेलेबल है, OAMS ऑनलाइन एश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके द्वारा भी इसको मॉनिटर किया जाता है. अब एश्योरेंस फुली भी फुलफिल किया जा सकता है अगर वो करने लायक है तो, या फिर किसी किसी कंडीशंस में अगर वो पूरा करने लायक उस निर्धारित 3 महीने के समय में नहीं हो सकता है तो एक रिटर्न रिप्लाई के तहत उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है. और किसी रीजन की होने की वजह से उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है, या फिर अगर वो एश्योरेंस किसी ऐसी मिनिस्ट्री को मिला है जो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है तो किसी और मिनिस्ट्री को ट्रांसफर भी किया जा सकता है. इसी के साथ एक बहुत अच्छी लाइन है, हम कह सकते हैं कि एश्योरेंस एक फॉर्मल एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट होता है, ना कि कोई कैजुअल स्टेटमेंट. कोई मिनिस्टर कोई भी बात ऐसे नहीं कह सकता बिना सोचे समझे, वो एक एश्योरेंस मान लिया जाता है और उसको जवाब देना पड़ता है फ्यूचर में. एक हम गेस आपसे करवाना चाहूंगा मैं आपसे, अगर आप कोई करना चाहे, पिछले 3 कैलेंडर ईयर में लगभग कितने एश्योरेंसेस सबमिट हुए होंगे पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर, कोई बहुत बताना चाहेगा? 973. यू आर सो क्लोज, इट इज 913 एश्योरेंस सबमिट हुए पार्लियामेंट के अंदर. और इसमें बहुत एक बड़ा नंबर है, 583 इंप्लीमेंट भी हो चुके हैं, और जो रेस्ट 330 बचे हैं या तो पेंडिंग है या फिर वो इंप्लीमेंट हो सकते हैं आगे फ्यूचर में. तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है पार्लियामेंट्री कमिटीज. सबसे पहले क्वेश्चन, एग्जिस्ट क्यों करती पार्लियामेंट्री कमिटीज? जब पार्लियामेंट एग्जिस्ट है हमारे सिस्टम के अंदर तो पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्या काम है? एक्चुअली पार्लियामेंट के पास काम ही इतना है, वर्कलोड ही इतना है, तो थोड़ा सा डेलीगेशन किया गया है वहाँ पे काम करने के लिए. और साथ ही जब कभी भी पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा होता हमारे सदन देश के अंदर, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज काम में आती है. काम तो करना है ना भाई, 100 दिन होती है सिर्फ सेशन, तो बाकी दिन कौन काम कर लेगा? तो पार्लियामेंट कमिटीज वो काम करती हैं. ठीक है, तो 2 टाइप की पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं हमारे सिस्टम में. पहला स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा एडॉक कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट नेचर की होती है, वहीं एडॉक कमेटी जो होती है वो तो क्या नाम है, टेम्पररी नेचर की होती है. ये किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है और वो काम कंप्लीट होते ही उसको स्थगित या डिसॉल्व कर दिया जाता है. कोई बताना चाहेगा टोटल कितनी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं? 24. यस, यू आर राइट अशोक. 24 पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं और इसके अंदर 16 लोकसभा को बिलोंग करती हैं और 8 राज्यसभा को बिलोंग करती हैं. और हर एक कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो रेस्पेक्टिव हाउस के स्पीकर जो होते हैं वो अपॉइंट करता है उस चेयरमैन को. और पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में 3 बातें और बताना चाहूंगा मैं आपको, कि किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे वो एडॉक हो या स्टैंडिंग हो, उसको उसमें जितने मेंबर होते हैं मैक्सिमम जो मेंबर का नंबर है वो 31 है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं. दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई भी मेंबर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता है. दूसरा एक लास्ट एक फैक्ट है कि चलो आप ही बता दीजिए वो भी. Estimate to अरे भाई बाद में बोल रहा था. एक्चुअली एस्टिमेट कमेटी हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमेटी है. आप सीट पे बैठ जाओ, सर्कुलेट हो रखी है. सो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ. अब हमारे काउंटर पार्ट मिस्टर संकेत दीक्षित आगे कवर करेंगे. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम. भाई उधर किसी को देख लो. थैंक यू विशाल फॉर इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन. जैसा कि आप सभी ने पार्लियामेंट्री कमिटीज देख ली, टाइप ऑफ सेशंस देख लिए, अब हम देखते हैं बिल्स. बिल मेनली कल के सेशन में फैकल्टी के द्वारा 3 मेन बिल्स हमें बताए गए थे. एक तो है पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल और मनी बिल. ठीक है,
पब्लिक बिल, इसको हम गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। ये यूजुअली संसद में किसी मंत्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस करने से पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। साथ ही इसके ज़्यादा चांस रहते हैं कि ये पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाए और ये पार्लियामेंट में किसी भी दिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकंड देखेंगे हम प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल मंत्री के अलावा कोई भी संसद का सदस्य इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। पार्लियामेंट से अप्रूव होने के चांस के बहुत ही कम रहते हैं। साथ ही इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना होता है। इसके साथ ही साथ प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। साथ ही कल हमारे फैकल्टी मेंबर से थोड़ा एक फैक्चुअल मिस्टेक हुआ था कि उन्होंने ये कहा था कि प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक पार्लियामेंट में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। आप सभी लोगों को जैसे पता होगा, लेकिन जब चूंकि कल मैं प्रेजेंटेशन के लिए देख रहा था तब मुझे पता लगा कि अभी तक टोटल 14 प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पेश किए जा चुके हैं। लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल 1970 में पार्लियामेंट में पेश किया गया था और पहला प्राइवेट मेंबर बिल मुस्लिम वक्फ बिल था बाई सैयद मोहम्मद इन 1952। इसके अलावा 5 बार राज्यसभा में भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जा चुका है और जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट मेंबर बिल थे: हिंदू मैरिज बिल 1956, इंडियन पिनल कोड अमेंडमेंट बिल 1963, सैलरी अलाउंसेस ऑफ एमपी 1964। आइए अब हम देखते हैं मनी बिल। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 110 क्लियरली मनी बिल की डेफिनेशन डिफाइन करता है और साथ ही साथ मनी बिल पर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो लोकसभा का स्पीकर ही उसका फाइनल सर्टिफिकेट प्रदान करेगा और वो मान्य होगा और मनी बिल को कभी भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करूंगा। मोशंस। पहला है मोशंस, तो वैसे काफी तरीके के होते हैं बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 4 तरीके के मोशन ही लिए हैं। पहला है क्लोजर मोशन। मोशंस क्या होता है? मोशन किसी मैटर ऑफ कंसर्न को पार्लियामेंट में रेज करने की प्रक्रिया को मोशन कहते हैं। आसान भाषा में समझ लेते हैं, जैसे अगर कोई बिल है, जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो वो क्या बनेगा? एक्ट। इसी तरीके से एक मोशन होता है, जब वो पास होता है तो प्रॉपर बनता है डिसीजन। ये अलग अलग तरीके के होते हैं लेकिन मैंने यूजली 4 तरीके लिए हैं। पहला है क्लोजर मोशन। ये एक मेंबर के द्वारा मूव किया जाता है किसी डिबेट का टाइम कट शॉर्ट करने के लिए और उस पर वोटिंग जल्द से जल्द स्टार्ट करवाने के लिए। सेकंड है प्रिविलेज मोशन। यह मोशन तब लिया उठाया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा जब किसी पार्लियामेंट प्रिविलेज, जब कोई मंत्री किसी पार्लियामेंट प्रिविलेज का ब्रीच या उल्लंघन करता है तब प्रिविलेज मोशन उठाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको हम यूजुअली अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। आप सभी लोग इससे फैमिलियर भी होंगे। ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जिसमें अपोजिशन पार्टी सरकार को चैलेंज करती है कि आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है और अगर सरकार मेजॉरिटी प्रूव कर देती है तो फिर वो एज ए कंटिन्यू गवर्नमेंट अपनी कर सकते हैं। कोई बता सकता है कि लास्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन किस गवर्नमेंट के खिलाफ लाया गया था और वो पास भी हो गया था? वेरी गुड। आइए अब हम देखते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। ये सरकार खुद से लेकर आती है सदन को दिखाने के लिए कि आपका हमें विश्वास प्राप्त है। यदि गवर्नमेंट को इसमें मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो भी उसको रिजाइन करना पड़ेगा। और लास्ट टाइम यूजुअली कोई गैस करना चाहेगा ये कब लाया गया होगा कॉन्फिडेंस मोशन? क्योंकि इससे हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं रहते हैं। नो गैस। हाँ, नो गैस। ये लास्ट टाइम 2008 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। सीपीआई ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया था क्योंकि इंडो यूएस पे वो न्यूक्लियर पे उनका वो नहीं था, सहमति नहीं थी। तो यूपीए गवर्नमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि अभी भी हमें पूर्ण बहुमत है लाने के लिए लेकर आए थे। विद दैट वी कंक्लूड अवर प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। वी वेलकम एनी क्वेश्चन और फीडबैक। थैंक्स अ लॉट।